नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम वाले जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति का पे महाभियोग कैसे लगता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप लोगों को जहाँ भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम राष्ट्रपति के बारे में अगर जानें तो राष्ट्रपति क्या है, देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है। सर्वोच्च नागरिक का मतलब ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तो इन सबके वर्ताक्रम में ये सबसे पहला व्यक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है प्रथम नागरिक होता है, पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति। ठीक है। अगर हम ये देखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, तो वह व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो 35 साल की उम्र पूरा कर चुका है, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी चीज़ कि वो राज्य या केंद्र में कहीं पे भी लाभ के पथ पे न हो। अगर ऐसा व्यक्ति है तो भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ये राष्ट्रपति का बनने वाला व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। आरबीआई बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसको 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है जमानत राशि के रूप में। इसका कारण यह है कि पहले क्या होता था, ये राशि बहुत कम थी तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे, जिससे कि उनको अपनी जमानत राशि जब्त होने का भय बिल्कुल नहीं होता था। इस वजह से संसद ने इस जमानत राशि को बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया है, ताकि जमानत राशि थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो लोग डरेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होता नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि 15,000 रुपये आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। तो ऐसा अगर व्यक्ति है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है और योग्य है। ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है कि जैसे कि अगर 1/6 मत नहीं ला पाता है तो इसकी 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन में देखें तो कौन कौन लोग भाग लेते हैं, रोल अपना अदा करते हैं। तो संसद जो होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा होती है। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये तो केंद्र में हो गया। अगर हम राज्य में आए तो राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें जो विधानसभा होती है उसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बस केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों के विधानसभा जो हैं इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कोई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार आप बोर्ड पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये संसद है। अब संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होती है राज्यसभा, दूसरा होती है राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जितने भी होते हैं, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर टोटल सदस्यों की संख्या हम देखें तो 552 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में। ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 550 लोग होते हैं। 550 नहीं, 250 लोग होते हैं, 250 लोग होते हैं। अब दोस्तों बात ये रह गई कि इसमें सदस्य तो इतने होते हैं, लेकिन इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंग्लो इंडियन का। तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को इसमें मनोनीत करते हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को इसमें भेजते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। अगर हम राज्य में देखें तो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो
राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो दोस्तों विधानमंडल है, इसमें भी दो सदन होते हैं। एक होती है विधानसभा, एक होती है दोस्तों विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद, एक होती है विधान परिषद। तो दोस्तों जो विधानसभा होती है, विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग दोस्तों ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भी विधान परिषदें होती हैं, विधान परिषदें देखिए, अगर कुछ राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, आई थिंक 5 या 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो इन दोनों राज्यों में विधान परिषद हैं। राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य में विधान परिषद हैं। तो इन जो विधान परिषदें हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगी, ठीक है। इनका कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का, चाहे इनके सदस्य निर्वाचित हों या मनोनीत हों, ठीक है। इनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य होते हैं, उनके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति जिस दिन से अपनी पदावधि धारण करता है, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करता है, उस दिन से वो 5 साल के लिए विराजमान होता है अपनी सीट पे, ठीक है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति को हम देखें कि राष्ट्रपति को सुविधाएं क्या मिलती है, राष्ट्रपति की क्या उसको लाभ होता है, तो राष्ट्रपति को देखें तो तो राष्ट्रपति को फ्री चिकित्सा मिलती है और उसको जो है संसद भवन आवंटित किया जाता है। राष्ट्रपति को सचिवालय का खर्च पूरा मिलता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उसका 50% आखिरी मंथ का, जब वो रिटायर होगा तो आखिरी मंथ, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति रिटायर होने वाले हैं तो जो उनका आखिरी मंथ होगा, अगर तो उनके पेमेंट का आधा, जैसे अगर राष्ट्रपति की हम पेमेंट देखें तो 2018 के संशोधन के बाद राष्ट्रपति का पेमेंट 5,08,000 है। तो 2.5 लाख से एबव 2.5 लाख प्लस जो भी इनका बन रहा है वो उनको महीने का पेमेंट दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति, जैसे कि इसमें रामनाथ कोविंद है, अगर है, इनको देख लीजिए, मान लीजिए हम तो इनको अभी नहीं कहेंगे, प्रणब मुखर्जी जी जैसे अभी उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका जो भी पेमेंट रहा होगा, उनकी पेमेंट अब जो उनकी वो पेंशन थी, अब उसकी जो है आधा, जैसे कि राष्ट्रपति को आधा पेंशन मिलती थी, अब उसके आधा का आधा उनकी वाइफ को मिलेगा, उनके परिवार को भी पेंशन और भत्ता मिलता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को इसी समझ में शायद आ गई होगी जहाँ तक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग क्या लगता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उससे महाभियोग संसद लगा सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ, किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा कि राज्यसभा में, तो देखिए इसको हम यहाँ बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये संसद है, तो इसके 2 सदन जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब इनके दोनों सदन जो हैं, अब इसमें महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद ही वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में जहाँ भी वो लोग लाना चाहेंगे वहाँ पे लाएंगे। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि सर हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं। अब इसमें कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आप लोग विशेष करके इस पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान में कहीं भी संविधान का उल्लंघन वर्ड का चर्चा नहीं किया गया है,
ठीक ना। इस संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो उससे महाभियोग लाया जाएगा, संविधान में कहीं नहीं दिएगा। इस बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रपति का जो संविधान उल्लंघन है क्या इस संविधान में है, लिखा गया है ऐसा राष्ट्रपति के बारे में? तो ऐसा दोस्तों कतई नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो 1/4 लोग अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, 1/4 लोग हस्ताक्षर कर दिए तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में ये बिल जाएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा में ये मैटर उठा है लोकसभा में, तो वहाँ से क्या होगा, उसके बाद 2/3 लोग, अगर लोकसभा में 2/3 लोग इस बिल को पारित कर देते हैं, 2/3 लोग अगर लोकसभा में इस बिल को पारित कर देते हैं तो इसको राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए पहले लोकसभा में है तो जब ये राज्यसभा में जाएगा वहाँ भी ये बिल पारित हो जाता है, वहाँ पे भी राज्यसभा में भी 2/3 लोग इस बिल को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पे जो महाभियोग लगा है, राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से त्यागपत्र उनको देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और आगे देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ और उभरता है कि जैसे कि राष्ट्रपति जो हैं, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, कब देंगे और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति को शपथ जो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कब दे सकते हैं, किस स्थिति में अपना पद वो दे सकते हैं, तो उनको 4-5 कंडीशन होता है। पहला चीज़ तो होता है कि अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो अपना पद खाली करना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के भी अपना पद खाली कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर चुनाव उनका जो है, अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, अगर उच्चतम न्यायालय और बाकी जगह से उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तब भी उनकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन विशेष बात इस पर ध्यान देने की है कि राष्ट्रपति का जब सीट खाली होता है तो उस पर विराजमान होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल लेंगे। अगर बाई चांस अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर उनका भी सीट खाली है तब भाई कौन संभालेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर मुख्य न्यायाधीश का भी खाली है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उस पद को राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन ध्यान देने वाली विशेष करके एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रपति का कोई भी पद संभालता है लेकिन 6 महीने के अंदर, जिस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली होता है और ये लोग जैसे मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश और जो हैं उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो ही जाना है। किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर चुनाव राष्ट्रपति का कर देना है। दोस्तों इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आप लोगों को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। और आगे का जो वीडियो है, मैं एक वीडियो राष्ट्रपति के बारे में और बनाऊंगा। अभी मैं आधा इसमें कर देता हूं, आधा एक वीडियो और बनाऊंगा। तो उसमें जो भी और चीज़, जैसे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है, इस सब मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा। जैसे कि अभी आप लोग देखिए क्यूरेटिव पिटीशन के बात आप लोग सुने होंगे। जैसे निर्भया कांड जो हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति के पास क्यूरेटिव पिटीशन भेजा गया था, तो उसमें राष्ट्रपति उनको क्षमा करने से इनकार कर दिए। तो ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।